हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। क्लास करने वाले हैं एमएड सेकंड सेम की। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना। बाकी जहाँ भी आप ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं वहाँ आप वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी नोट्स का मैं बता दूँ, मैंने CC8 के जो नोट्स हैं वो भी अपलोड कर दिए थे कल। बस मैं आपको मैसेज ड्रॉप करना भूल गई थी टेलीग्राम पे। सिर्फ हिंदी वर्जन रहता है, यानी इंग्लिश के नोट्स तो मैंने रेडी करके अपलोड कर दिए, बस उन्हें ट्रांसलेट करना रहता है। CC7 के भी हो गए हैं और CC8 के भी हो गए हैं, लेकिन इन दोनों की हिंदी बचती है। बाकी आपके नोट्स सारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहूँगी, देखो ऐसा तो है नहीं कि आपने एमएड फर्स्ट सेम में मीडियम हिंदी ले लिया या इंग्लिश ले लिया तो आगे चेंज नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ना तो किसी एग्जामिनर को ये याद रहता है कि आपने क्या मीडियम लिया है, ना इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई पेपर हिंदी में दे दिया तो कोई पेपर इंग्लिश में, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, दो लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। वो मैं आपको B.Ed टाइम से ही बोलती आ रही हूँ कि दो लैंग्वेज एक साथ यूज़ नहीं कर सकते कि भाई हिंदी में भी लिख रहे हैं और इंग्लिश में भी लिख रहे हैं। लिखने के लिए लिख दो, फेल नहीं करेंगे आपको, लेकिन ये पैटर्न बिल्कुल गलत है। किसी ने मुझसे पूछा था कि हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हैं क्या, तो ये पैटर्न बिल्कुल गलत है। या तो हिंदी को चूज़ कीजिए या फिर इंग्लिश को, ठीक है। दूसरा मैं अपनी बात पे आती हूँ कि जो ये आपका पेपर है फंडामेंटल ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी, इसको अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ये ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि ये शुरुआत में तो हिंदी में थोड़ा अच्छा लगेगा, समझ में भी आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आगे चलेंगे ना, टॉपिक जब टफ हो जाते हैं, जैसे वेरिएबल्स जिन्हें चर हम बोलते हैं शायद, तो वेरिएबल्स के टाइप्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स इस तरीके के हैं कि उनकी हिंदी बहुत टफ है। तो इसलिए हो सके तो इंग्लिश में ही पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आगे अगर आप इस चीज़ में फ्यूचर भी बनाना चाहते हैं तो भी आपको इंग्लिश की तरफ शिफ्ट होना ही पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश में ही पढ़ें और इंग्लिश में ही आपने पेपर दें, ठीक है। यानी अभी से ही शिफ्ट हो जाइए इंग्लिश पे। इंग्लिश में आपको फ़ायदा रहेगा। बेशक आपका मीडियम चाहे पीछे हिंदी था, और मानो अगर आप आगे टीचर की प्रोफेसर कुछ भी बनते हैं, कहीं भी किसी कॉलेज में जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो वहाँ भी आपको ज़्यादा इंग्लिश पे ही फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि जो अब आगे बच्चे आ रहे हैं सब इंग्लिश मीडियम से निकल के आ रहे हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत एक आधा बच्चे आ रहे हैं, नहीं तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम के आ रहे हैं। तो आप उन्हें प्रॉपर हिंदी में नहीं पढ़ा सकते, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, यही आप लोगों से कहना था। बाकी जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिए हैं वो लोग नोट्स ले सकते हैं। 4 सब्जेक्ट के रेडी हो गए हैं। जो CC7 और 8 है इनका हिंदी वर्जन रहता है, बाकी सारा कंप्लीट है, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको दे देती हूँ 790 690 1757, ठीक है। और इस बार मैंने हिंदी इंग्लिश सेपरेट कर दी, इससे आप लोगों को तो फायदा हो गया है, लेकिन मुझे बहुत दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं हिंदी में पसंद करते हैं क्लासेस को, कुछ इंग्लिश में पसंद करते हैं। तो मैं क्लास क्या है बाइलिंगुअल रखती थी, हिंदी और इंग्लिश दोनों रखती थी, लेकिन अब मुझे या तो हिंदी के नोट्स ओपन करने पड़ते हैं या फिर इंग्लिश के। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। बाकी देखते हैं आगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी, आपका सेकंड पेपर है CC6। CC5 जो है वो एजुकेशनल स्टडीज एंड सिस्टम है, और सेकंड पेपर जो है फंडामेंटल ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। इसका पहला टॉपिक है सोर्सेज ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, यानी जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं, जो हम नॉलेज लेते हैं, उनके क्या स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से हम ले सकते हैं। तो ह्यूमन बीइंग एक्वायर नॉलेज थ्रू वेरियस सोर्सेज दैट शेप देयर अंडरस्टैंडिंग, यानी हम लोग कहीं ना कहीं से ज्ञान को लेते हैं, और जब हम ज्ञान लेते हैं उसी से तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है। और हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत बार बन भी जाती है, लेकिन हम सही दिशा में नहीं जा पाते या उसे शेप नहीं मिल पाती। जैसे कि अब जैसे एक बच्चा समझदार हो जाता है, 15 साल का बच्चा समझदार हो गया, लेकिन जो उसकी जो समझदारी है, जो उसकी समझदारी है, शेप देने का काम कौन करता है? एक्सपीरियंस करता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, उसकी जो समझदारी है ना वो और मैच्योर हो जाती है, उसे शेप मिल जाता है, उसे आकार मिल जाता है ना। तो इसी तरह से नॉलेज बीइंग एक्वायर्ड थ्रू ह्यूमन बीइंग एक्वायर नॉलेज थ्रू वेरियस सोर्सेज दैट शेप देयर अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। दीज सोर्सेज कैन बी कैटेगराइज्ड एज फॉलोज, यानी सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं जहां से हम ज्ञान को अर्जित करते हैं। तो पहला क्या है? लर्न ऑथोरिटी, यानी जिन्हें अच्छी नॉलेज हो। कोई भी ऑथोरिटी हो सकता है, कोई भी प्रमाणित हो सकता है। ऑथराइज, जैसे कि ऑथराइज्ड बुक होती है। हम अगर हमें सही बिल्कुल फैक्चुअल नॉलेज चाहिए, कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए, और हमें बिल्कुल कोई डेट बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए, तो हम NCERT की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो ऑथराइज्ड बुक है। इसी तरीके से जो लर्न ऑथोरिटी है उनमें कौन कौन आते हैं? दिस रिफर्स टू एक्वायरिंग नॉलेज फ्रॉम क्रेडिबल एंड नॉलेजेबल सोर्सेज सच एज एक्सपर्ट और टीचर्स आ जाते हैं।
पेरेंट्स और एल्डर्स आ जाते हैं, कुछ बुक्स और जर्नल्स भी आ जाते हैं, इंटरनेट और डिजिटल मीडिया आ जाएगा। तो इंडिविजुअल हु हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन अ पर्टिकुलर फील्ड सच एज डॉक्टर, साइंटिस्ट एंड प्रोफेसर्स, यानी जो एक्सपर्ट होते हैं या टीचर्स होते हैं या किसी भी फील्ड में जिन्होंने मास्टरी की हुई होती है, तो उनसे हम अच्छे से नॉलेज ले सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर हमें बीमारी है तो किसके पास जाएंगे, उसके पास ही जाएंगे ना जिसके पास नॉलेज होगी, यानी डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर हमें साइंस के बारे में कुछ भी पढ़ना है, कोई भी फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, तो हम साइंस के टीचर के पास जाएंगे। कोई भी रिसर्च करनी है तो उसकी रिसर्च कौन करेगा, साइंटिस्ट रिसर्च करेगा। तो यानी एक्सपर्ट और टीचर्स ये क्या होती है, एक तरीके से लर्न ऑथोरिटी होती है। पेरेंट्स एंड एल्डर, हिंदी की तरफ भी चल लेते हैं। देखो हिंदी के भी मैंने खोले हुए हैं। परमाणु स्रोत यानी जो जिनके पास अच्छी नॉलेज है, तो वो सोर्सेज क्या है, विशेषज्ञ और शिक्षक हो सकते हैं। टीचर से हम नॉलेज लेते हैं और कोई भी एक्सपर्ट है उनसे हम नॉलेज लेते हैं। माता पिता और बुजुर्ग यानी पेरेंट्स हो सकते हैं। पेरेंट्स हमारे, हम पेरेंट्स से क्या सीखते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, उनके पास बातें करेंगे, बैठेंगे, उनसे सीखेंगे चीजों को। तो जीवन के अनुभव सीखते हैं और बुद्धिमत्ता के आधार पर परिवारों में ज्ञान का हस्तांतरण होता है, यानी वो अपने बच्चों को नॉलेज देते हैं। हम मतलब वो हम उनसे सीख रहे हैं, हम आगे ट्रांसफर करेंगे। अपने बाबा के पास बैठ रहे हैं तो उनसे भी हमें ज्ञान मिलता है। बहुत बार पुस्तकें और पत्रिकाएं यानी लिखित रूप से उपलब्ध प्रमाणिक और शोध परक जानकारी, यानी जो बिल्कुल प्रमाणिक हो, जैसे कि मैं एनसीईआरटी का एग्जांपल बार बार देती हूँ, या शोध परक हो जिसपे रिसर्च हो, जिसके रिव्यू सबने कर रखे हो, तो इस तरीके की बुक से हमें नॉलेज मिलती है, तो वो भी सोर्स है। इंटरनेट और डिजिटल मीडिया, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ, और जैसे कि विश्व कोश शैक्षिक वेबसाइट जो है, शोध पत्र हैं और त्वरित ज्ञान प्रदान करते हैं, यानी ये सब क्या है, ऑथराइज नॉलेज देते हैं। जितनी भी, जैसे कि अगर आपको रिसर्च करनी है या रिसर्च प्रपोजल ही है या फिर डाइजर्टेशन बनाना है, तो हम किस पे जाते हैं, शोध गंगा पे जाते हैं, है ना। शोध गंगा साइट पे जाएंगे, वहां बहुत सारे टॉपिक्स रखे पहले से हैं, जो भी आपके टॉपिक होंगे तो उन्हें हम रीड करते हैं, तो वो क्या है, शोध पत्र होते हैं। ठीक है। ट्रेडिशनल नॉलेज, अब ट्रेडिशनल भी एक तरीके, ट्रेडिशन जो है ये भी तो सोर्स है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हिंदू धर्म में किस तरीके से शादी होती है, तो हम यानी पारंपरिक चीजों को जानेंगे, या फिर मॉम डांस में किस तरीके से शादी होती है, यानी जो अपनी संस्कृति है उसके बारे में जानना। तो परंपरा उन लंबे समय से चली आ रही प्रथाओं, विश्वासों, रीति रिवाज को दर्शाती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, ट्रांसफर होती है, हस्तांतरित होती है। तो इसके क्षेत्र प्रभावित करते हैं, जैसे कि सांस्कृतिक प्रथाएं। कौन कौन सी सांस्कृतिक प्रथाएं हो सकते हैं, भोजन, खाना, हमारे घर में क्या चीज चलती है, या फिर किसी और एरिया हम चले जाएं, साउथ इंडिया की तरफ चले जाएं तो वहां दूसरा फूड चलता है। हमारी तरफ क्या चलते हैं, रोटी सब्जी, है ना, दाल रोटी बनेगी, साग बनेगी, ये कढ़ी बनेगी, ये सारी चीजें हमारी तरफ चलती हैं। वस्त्र कपड़ों की बात कर लेते हैं, तो सांस्कृतिक में यानी साड़ी जो है उसे ट्रेडिशनल से ज्वाइंट किया जाता है। सूट जो है ट्रेडिशनल ड्रेस है ना, और शॉर्ट ड्रेसेस पहने लेंगे तो वो वेस्टर्न ड्रेस हो गई। तो ये क्या है, सांस्कृतिक प्रथाएं। संचार है, त्योहारों से संबंधित परंपराएं कि होली कैसे मननी है, दिवाली कैसे बननी है, करवा चौथ के बारे में जो नई यूथ है उन्हें पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है, जो पिछली जनरेशन को देखते आ रहे हैं उसी से पता चल रहा है। अपने घर में मम्मियों को देखते हैं, चाची आंटी सबको देखते हैं, तो उसी से देख के जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो भी सीख रही है। सामाजिक व्यवहार यानी समाज में अपेक्षित आचरण, जैसे बड़ों का सम्मान और धार्मिक अनुष्ठान, तो ये भी ट्रेडिशन के अंदर आता है। कहते नहीं, कोई बच्चा बहुत ही अच्छी तरीके से, सभ्य तरीके से बैठा है, तो या बातचीत कर रहा है, अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो उसे हम क्या बोल लेंगे कि हाँ इसके अंदर क्या है, अच्छी संस्कृति से है, अच्छे संस्कार हैं बच्चे के अंदर। शैक्षिक और संस्थागत परंपराएं यानी विद्यालयों के नियम, अनुशासन और परीक्षा प्रणाली की, हमें स्कूल के रूल रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। ये सब चीजें कहाँ से चली आ रही है, ट्रेडिशनल वे से चली आ रही है। जैसे गुरुकुल में गुरु की आज्ञा का पालन करते थे बच्चे, तो ऐसे उसी चीज को फॉलो करते आ रहे हैं, है ना। तो परंपरा क्या है, एक मजबूत ज्ञान स्रोत है, लेकिन यदि इसे बिना विचार किए अपनाया जाए तो यह नए विचारों की खोज को बाधित करती है। यानी बहुत सारी चीजें हम छोड़ भी रहे हैं और बहुत सारी चीजें हम अब तक अपना के रखे हुए हैं, है ना। बहुत सारी चीज हमने जैसे क्या छोड़ दिया, पर्दा प्रथा अब बहुत कम होगी, क्योंकि पर्दा प्रथा एक गलत चीज थी। गलत चीज को हमें प्रमोट नहीं करना है, लेकिन जो सही चीज है, जो अच्छी चीजें हैं, उन्हें हम प्रमोट कर सकते हैं। अनुभव, एक्सपीरियंस यानी व्यक्तिगत अनुभव सबसे मौलिक ज्ञान स्रोतों में से एक है। यानी किसी भी इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस, उससे हमें बहुत समझ मिलती है, क्योंकि हम दूसरों से सीखते हैं। अब जैसे कि एक्सपीरियंस है, कोई एजेड आदमी है तो उससे अपने जीवन का अनुभव है, और ज्यादा अनुभव उन लोगों को होता है जिन्हें ज्यादा ठोकरें लगती है ना। तो जो जिनकी ट्रेजेडी ज्यादा होती है, जिनके साथ इंसिडेंट ज्यादा होते हैं, तो उन लोगों का अनुभव भी ज्यादा होता है। तो प्रयास और त्रुटि, देखो वही बात है कि प्रयास और त्रुटि से, यानी हम प्रयास भी करते हैं, गलतियां भी करते हैं। जिसने जीवन में ज्यादा गलती की होंगी
उसके पास अनुभव भी ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है, कोई आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो अच्छी गाइडेंस कौन दे सकता है? अच्छी गाइडेंस वो दे सकता है जो फेलियर होगा। फेलियर जो है वो अच्छी गाइडेंस दे सकता है। जिसने पेपर पास कर लिया है वो अच्छी गाइडेंस नहीं देगा, वो तो अपने अकॉर्डिंग बताएगा कि भाई ऐसे ऐसे तुझे पेपर दे के आना है, ऐसे ऐसे तुझे पढ़ना है, वो अपनी स्ट्रेटेजी बता सकता है। लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि इस पॉइंट पे आके तो फेल हो जाएगा, या इस पॉइंट को मत करना तो फेल हो जाएगा। इस चीज को वो बता सकता है जो फेलियर रहा हो, जिसने तैयारी की है और वो 1 नंबर से 2 नंबर से कुछ मार्क्स से रह गया हो, तो वो दूसरे बच्चे को अच्छे से गाइड कर सकता है कि भाई इस पॉइंट को मत छोड़ना, इस पॉइंट से तुम्हें हानि हो सकती है, इस पॉइंट से तुम्हें दिक्कत हो सकती है। तो विभिन्न स्थितियों में सफलता और असफलता से सीखना, यानी प्रयास और त्रुटि, जिसे हम ट्रायल एंड एरर बोलते हैं। अब इंग्लिश की तरफ जाऊंगी तो फिर बार बार आपको दिक्कतें होंगी, ठीक है। यहां भी सेम वही चीजें हैं। तो ट्रायल एंड एरर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग है, ठीक है। समस्या समाधान यानी पिछले अनुभवों को कई चुनौतियों का समाधान करने के लिए लागू करना। पर्यवेक्षणात्मक अधिगम, दूसरों को देखकर और उनकी नकल करके ज्ञान अर्जित करना, यानी एक तरीके से इसे इमिटेट हम करते हैं या दूसरों को कॉपी हम करते हैं। किसी भी तरीके से अनुभव कर सकते हैं। समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान कर रहे हैं, तो उससे हमें सीखने को मिलता है। कोई भी ट्राई कर रहे हैं, हम बार बार ट्राई कर रहे हैं, चीजें नहीं हो रही हैं, बहुत बार असफल भी होंगे और सफल भी होंगे। इसी तरीके से पर्यवेक्षणात्मक अधिगम है कि दूसरों को इमिटेट करके हम सीख रहे हैं, उस तरीके से ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं। तो अनुभव आधारित ज्ञान व्यवहारिक होता है और दैनिक जीवन में निर्णय लेने में मदद करता है। यानी अगर हमें एक्सपीरियंस है तो हम अपना जीवन भी अच्छे तरीके से चला सकते हैं, हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। वैज्ञानिक पद्धति यानी यह प्रणालीगत दृष्टिकोण है जो तार्किक और अनुभवजन्य माध्यमों से विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ ज्ञान सुनिश्चित करता है। इसमें क्या है? अनुभववाद, यानी संवेदी अनुभव के माध्यम से ज्ञान, यानी अपने सेंसेस के द्वारा जो हम नॉलेज लेते हैं। सेंसेस के द्वारा कैसे? सुन के, बहुत सारी चीजों को हम सुन के महसूस करते हैं, बहुत सारी चीजों को हम देख के महसूस करते हैं। अब जैसे खाना बनाया तो उसके खुशबू से हम बता देंगे अच्छा किस तरीके की खुशबू है। मानो सब्जी में हल्दी ज्यादा हो जाए तो जो लड़कियां हैं वो रिलेट कर पाएंगी, वो खुशबू से बता देते हैं कि भाई महक आ रही है, ज्यादा हल्दी हो गई है ना। तो ये क्या है? ये हमारी संवेदी अनुभव के माध्यम से हमें ज्ञान मिलता है, यानी ये भी एक सोर्स है। सेंसेस भी जो होती हैं वो सोर्सेज होती हैं नॉलेज की। जैसे ट्रेन को देखने से पहले उसकी आवाज से पहचान लेना। अब सुनने का ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि हॉर्न से पता चल जाना कि भाई ट्रेन आने वाली है, या फिर जो ट्रेन चल के आ रही है उसकी उसी चीज से पता चल जाता है कि ट्रेन आ रही है ना। वस्तुओं की तुलना करने, पैटर्न पहचानने और संबंधों को समझने में सहायक होती है। जैसे किसी भी इंसान को देख के बहुत बार हम बता देते हैं कि ये बच्चा किस तरीके का है, या ये लड़का किस तरीके का है, लड़की किस तरीके की है, यानी बहुत बार हम देख के भी समझ जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अभी 1 सेकंड रुकिए। तर्कवाद तार्किक सोच के माध्यम से, यानी लॉजिक के बेस पे तर्क विश्लेषण और मानसिक चिंतन पर केंद्रित होता है। यानी मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे हम लॉजिक लगा के क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। भौतिक प्रमाण के बजाय तार्किक संबंधों पर आधारित होता है ये। उदाहरण यह मानना कि सकारात्मक विद्यालय वातावरण शिक्षकों के प्रदर्शन में सुधार करता है क्योंकि ये तार्किक रूप से उचित प्रतीत होता है। यानी अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट है तो वो टीचर के लिए भी अच्छा है, बच्चे के लिए भी अच्छा है, टीचर अच्छे से पढ़ा सकेगा, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट कर सकेगा। विश्वासवाद आस्था और विश्वास के माध्यम से ज्ञान। क्या है? आस्था और विश्वास के माध्यम से ज्ञान। फोर्थ है ना। आस्था और विश्वास के माध्यम से ज्ञान, यानी धार्मिक शिक्षाओं, भावना और व्यक्तिगत विश्वासों पर आधारित ज्ञान। जैसे कि हमें पूजा कैसे करनी है, तो हम हमारी आस्था क्या है? हम किसी भी महाराज की बात सुनेंगे, किसी भी एस्ट्रोलॉजर की बात सुनेंगे, कोई भी बाबा हो वो हमें विधि बता देंगे, टाइमिंग बता देंगे, तो हम उनकी बातों पे ही विश्वास कर लेते हैं। किसी सत्य को बिना अनुभवजन्य प्रमाण या तार्किक तर्क से स्वीकार करना, यानी अगर कोई भी चलो बागेश्वर बाबा ही हैं तो बहुत बार हम लॉजिक नहीं लगाते, चीजों पे विश्वास कर लेते हैं, लेकिन वहां लॉजिक लगाने की हमें जरूरत थोड़ी ना है ना। या भगवान की हम पूजा कर रहे हैं तो हर जगह लॉजिक नहीं देखना चाहिए, और ना ही हम ऐसा है कि हम खुद से एक्सपीरियंस करेंगे, खुद से चीजें होंगी तभी कुछ हो सकता है। बहुत बार जो जितने भी तपस्वी होते हैं उनके अनुभव से ही हम चीजों को कर लेते हैं, सत्य मान लेते हैं। उन्होंने कुछ भी बोला तो वो चीज सच है क्योंकि उन लोगों का अनुभव है। उस चीज के लिए हमें किसी भी तरीके का तर्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए ईश्वर में विश्वास जो धार्मिक परवरिश के कारण होता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव या तार्किक प्रमाण के आधार पर। अगर हम प्रत्यक्ष अनुभव करने लगे, एक्सपीरियंस करने लगे, तो पहले खुद तपस्या करेंगे,
तब फील करेंगे, तब नॉलेज गेन करेंगे, तब उसे अप्लाई करेंगे, तो ऐसे थोड़ी ना होगा। कोई भी तपस्वी है, कोई भी बाबा है, अगर उन्होंने अच्छी तपस्या की हुई है, अच्छा ज्ञान अर्जित किया हुआ है, तो हम उनकी बात को आसानी से मान लेते हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या है? प्रत्येक स्रोत, प्रमाणित स्रोत, परंपरा, अनुभव और वैज्ञानिक पद्धति ज्ञान प्राप्त करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी ये सारी सोर्सेज हैं जहां से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसमें और पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुछ स्रोत जो हैं तथ्यात्मक डेटा पे होते हैं और तार्किक सोच पर निर्भर करते हैं, जबकि कुछ अन्य संस्कृति, विश्वास और व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होते हैं। यानी कुछ क्या है, फैक्ट बेस्ड होते हैं, कुछ लॉजिक बेस्ड होते हैं, कुछ ट्रेडिशन बेस्ड होते हैं, कुछ हमारे विश्वास पे आधारित होते हैं, हमारी बिलीफ पे आधारित होते हैं, और कुछ इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होते हैं, है ना। यदि हम विभिन्न स्रोतों से सीखने का संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हैं तो यह हमें दुनिया की अधिक समग्र समझ प्रदान करने में मदद करता है। यानी अगर हम ये सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि भाई कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा है, उससे नॉलेज ले ली, कोई पढ़ा लिखा है तो उससे नॉलेज ले ली, कोई बाबा हमें मिल गया है, कोई तपस्वी हमें मिल गए तो उनसे ज्ञान ले लिया, चारों तरफ से अगर हम ऐसे ज्ञान बटोरते रहेंगे तो हमारी जो समझ है वो और ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। एक टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है, सब्जेक्ट की स्टार्टिंग हो गई। आगे आगे तो फिर 3-3, 4-4 टॉपिक, 5-5 टॉपिक मैं आपको कराती रहूंगी। ये होता है कि एक बार सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाए फिर आगे फ्लो बन जाता है। और एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाना कि आप हिंदी में कंफर्टेबल हो रहे हैं नहीं, या फिर इंग्लिश में इंग्लिश की तरफ मुझे शिफ्ट होना चाहिए, या फिर बाइलिंगुअल ही सही था जो पहले चल रहा था, या बाइलिंगुअल करने की जरूरत है। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि आप किस तरीके की क्लासेस चाहते हैं।